हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई में ज्योग्राफी में पूछे गए प्रश्नों को, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? पारंपरिक स्रोत मतलब होता है जो जिसका उपयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं और जो खत्म कभी आगे जाकर ख़त्म हो जाएगी। तो उससे जैसे उसमें आ जाता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सब क्या है? कॉन्वेंशनल एनर्जी है, जिसको हम पुराने समय से अभी तक उसका उपयोग कर रहे हैं और एक समय आने पर क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। और नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स हो जाता है कि जो हमें प्रकृति से मिलती, नेचर हमें देती है, जो कभी समाप्त नहीं होगी। इसे हम कहते हैं नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पवन ऊर्जा। ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये समाप्त नहीं होगी, ये नवीनीकरणीय है। इसको मतलब हम लोग फिर से बना सकते हैं। और कोयला, इसे हम बना नहीं सकते। प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, इसे हम स्वयं से नहीं बना सकते हैं। ये इसे बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा और इसका उपयोग भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका आंसर हो गया फ्रेंड पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत होता है फ्रेंड, उसमें थोरियम नामक खनिज पाया जाता है और ये थोरियम भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक मिलता है। इसका आंसर हो गया थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना। पूर्व से इसको पश्चिम में बैठाना है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। कोटा, नामरूप, ये है फ्रेंड राजस्थान में कोटा। असम में है नामरूप। ओबरा, ये यूपी में है, सोनभद्र जिला में है। और परीक्षा, ये भी यूपी में ही है और ये है झांसी जिले में है, यूपी के झांसी जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पहले देख लेते हैं। कोटा, कोटा यानी कि सबसे पश्चिम में है कोटा। तो ये सब क्या हो जाएगा, एक एक बाद में हो जाएगा। और असम, ये पूर्व में है, तो असम हो जाएगा, इधर पहले हो जाएगा। और बीच में ये आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बीच वाले में आएगा पहले 4 फिर 3। 2 4 3 1। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 2 4 1 3 1। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड मेघालय में, क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है इन सभी राज्यों के तुलना में। क्योंकि वहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे मौसिनराम, चेरापूंजी, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है। और सबसे अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, मिट्टी के जो ऊपर में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वह वर्षा के अधिक पानी बहने के कारण क्या होता है, वो पदार्थ खनिज नीचे चला आता है निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा। तो वहाँ पे खेती के लायक वो ज़मीन नहीं रह जाती है। इसलिए लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है मेघालय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड कि जब मिट्टी में क्या होता है, बहुत अधिक क्षारीय हो जाता है और उसकी जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको फिर से अच्छे उसकी मिट्टी को गुणवत्ता को सुधार करने के लिए उसमें क्या करेंगे, हम कार्बनिक पदार्थ को मिलाएंगे। जैसे पेड़ पौधे पत्ते जो होते हैं, सड़े गले पत्ते, गोबर वगैरह, ये सब क्या हुए, कार्बनिक पदार्थ हुए। उनको मिलाने से क्या होगा, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा और वह उसमें उपजाऊपन भी आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। तो सबसे लंबी नहर है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी है सबसे लंबी नहर। इंदिरा गांधी नहर है, इसकी लंबाई है 645 किलोमीटर। यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब है, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान। ये पंजाब के हरिके बैराज से शुरू होकर राजस्थान के थार मरुस्थल तक फैला हुआ है। तो यह क्या है, भारत का सबसे लंबा नहर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। ये सतलज नदी पे है फ्रेंड, वहाँ से शुरू हुआ है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो सबसे अधिक भारत में पानी का क्या उपयोग होता है, सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है, तो सिंचाई में, इरिगेशन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह संभववादी विचारधारा से संबंधित है। इससे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि टिहरी बांध कहाँ है, यह उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, संभववादी विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है फ्रेंड स्टील कारखाने में किया जाता है, जहाँ आयरन एंड स्टील कंपनी वाली इंडस्ट्री होती है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, फोटोग्राफी उद्योग, माचिस उद्योग, बैटरी उत्पादन, इन सभी में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका उपयोग होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होता है, तो वहाँ पे कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। तो इन सभी जगह पे वर्षा अच्छी खासी वर्षा होती है फ्रेंड्स, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उसके तमिलनाडु में तो 2 बार वर्षा हो जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से और लौटते हुए मानसून हवाओं से भी क्या हो जाती है, 2 बार वर्षा हो जाती है।
तो यहाँ पे तो कांटेदार वन कभी पाए ही नहीं जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास के मैदान, झाड़ झंगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों समुदाय से संबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसमें पूछा है कि जिसमें वो कौन सा वन है जिसमें सरकार और निजी कंपनियां, जो प्राइवेट होती है, कम्युनिटीज़ होती है निजी, वो क्या करती है, उस वन का देखभाल करती है और उससे जो उनको मिलता है प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल भी करती है और उसका देखभाल भी करती है। तो इस तरह का वन को हम लोग क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। अब देख लेते हैं इन सबको भी। सुरक्षित वन हो गया फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है, वन के जीव जंतु और वहाँ के वनस्पति को क्या किया जाता है, संरक्षण में रखा जाता है। उस पर क्या करता है, उस पर बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, उसमें केवल सरकार उसका क्या करती है, निगरानी करती है उसका। और संरक्षित वन होता है जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जान माल वनस्पति सब क्या होता है, उसको हानि पहुंचता है। तो उस समय उसको विलुप्त होने से बचाने के लिए जिसका संरक्षण दिया जाता है तो उसमें संरक्षित वन के अंतर्गत ऐसे आ जाते हैं। इसका भी क्या करता है, सरकार के द्वारा ही इसका देखभाल किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इस प्रकार के वन कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगा, तापमान जहाँ पे सबसे अधिक रहेगा, हमेशा तापमान ऊंचा रहेगा, तो वहाँ पे क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रकार के वर्षावन पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है, कर्नाटक में भी होता है, केरल में भी होता है, अच्छी खासी वर्षा यहाँ पे हो जाती है, हिमाचल प्रदेश में होता है, इधर असम वाले पूर्वी राज्यों में भी अच्छी खासी वर्षा होती है, अंडमान निकोबार द्वीप जो विषुवत रेखा के नज़दीक जितने भी देश हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है, वहाँ का तापमान भी हमेशा ऊंचा ही रहता है, तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसका ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूसंकलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है, यानी कि कौन सा भूसंकलन से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो भूसंकलन होता है फ्रेंड्स कि जब क्या होता है कि ऊपर से कोई बहुत बड़ा पहाड़, चट्टान, ये सब नीचे ढलान से नीचे गिरती है, धंस के नीचे गिर जाती है, तो भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इस तरह का क्षेत्र भारत में फ्रेंड्स सब जगह है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कि लैंडस्लाइड नहीं हो। पश्चिमी घाट में भी होता है, पूर्वी घाट में भी होता है, हिमालय क्षेत्र में तो आते ही हैं। उसके बाद अगर कम देखा जाए तो कम पठारी इलाका जहाँ पे ये बीच वाला भाग है वहाँ पे कम होता है। लेकिन इसमें तो आंसर में सब दिया हुआ है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, इन सभी जगह क्या है, ये सारे क्षेत्र क्या है, भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि सबसे अधिक आता है बंगाल की खाड़ी में।
बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, सबसे अधिक यहाँ पे चक्रवात आते हैं। तो कोरोमंडल इसका ऑप्शन में है, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और कोंकण तट। तो कोरोमंडल तट है बंगाल की खाड़ी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो ये था फ्रेंड असम में, ये असम में चालू किया गया था ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? तो धनबाद। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का झरिया, झरिया क्या है, एक कोयला खनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन है और उसकी अवस्थितियाँ, उसका सही युग्म लगाना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी वाला लगाना है फ्रेंड्स, किसका कहाँ पे है। तो असम का सुरमा घाटी, ये सही है। लूनेज गुजरात में है, ये भी सही है। केजी बेसिन या बंगाल की खाड़ी में, ये आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड कौन सा इसमें से नहीं है? खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ये सब है फ्रेंड्स पारंपरिक सिंचाई पद्धति के प्रणाली हैं। और पूछा है इसमें कि नहीं है, तो ये सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। ये आधुनिक पद्धति का प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उन्नीस में किन दो देशों के बीच में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। भारत और नेपाल के बीच में हुआ था कोसी सिंचाई परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो महानदी पर हम लोग सब जानते हैं कि हीराकुंड बांध है और दूधवा बांध भी महानदी पर स्थित है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक है? तो बी ऑप्शन, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क ऑफ सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है बेगूसराय जिले में है। ये रूस की मदद से बनाया गया था, रूस की मदद से इसको बनाया गया था फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हर एक एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और डॉक्टर, इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर बी. कुरियन, ये हैं संबंधित श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति हम बोलते हैं दूध की क्रांति। ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। और श्री सुंदर लाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है फ्रेंड, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि है? तो स्थानांतरित कृषि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फ्रेंड्स। स्थानांतरित कृषि होता है, इसे हम घुमंतू कृषि भी कहते हैं। इसको एक आदिम कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने तरीके अपनाकर इसमें खेती की जाती है। ऐसे खेती होता है जहाँ पे क्या करता है, एक खेत में उसको, जो वहाँ पे जितने वनस्पति झाड़ जंगल जितने रहते हैं उसको जला दिया जाता है और जलाकर उसे साफ़ कर देते हैं, और साफ़ करके फिर उस पर खेती की जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरित, यानी कि अगर वहाँ की उपजाऊ मिट्टी, जब उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है तो लोग दूसरे जगह चले जाते हैं, इसलिए इसे हम घुमंतू कृषि भी कहते हैं। इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। और इसके अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में, राज्यों में इसका अलग अलग नाम है फ्रेंड, लोकल नेम रहता है। तो इसी पे यहीं पे पूछा है कि उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है। तो उड़ीसा में क्या बोला जाता है, तो देखते हैं। पोंडू, पेंडा, पोंडू या पेंडा बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। बेवार, बेवार बोला जाता है फ्रेंड मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उड़ीसा का है पामा डाबी, पामा डाबी या कोमान भी बोलते हैं इसको, कोमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो फलों एवं सब्जी की खेती को बोलते हैं फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। मछली की खेती को पीसीकल्चर बोला जाता है। अंगूर की खेती को बोला जाता है विटीकल्चर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अंगूर की खेती को बोला जाता है विटीकल्चर। उसके बाद मछली की खेती को बोला जाता है पीसीकल्चर। ठीक है, और भी है फ्रेंड्स। इसके बाद बोलते हैं सेरीकल्चर, रेशम की खेती को सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।